कमरे में एक पर्दा टंगा हुआ है, आपको कमरे से बाहर जाना है और आप पर्दे को ऐसे हटाते नहीं हैं, जबकि उससे रगड़ते हुए दूसरे कमरे में आराम से चले जाते हैं। बढ़िया तरीके से आप वो पर्दा पूरा आपसे रगड़ाता हुआ जा रहा है। उसके बाद आप जैसे ही किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, आपको एक हल्का सा झटका महसूस होता है। या फिर अक्सर विंटर सीजन्स में जब भी कोई वुलन वियर आपकी सूख रहे हैं, शॉल सूख रही है धुलने के बाद, और फिर घर वाले कहते हैं कि वो सूख गई है बेटा, उसको उतार के ले आओ, तुम जाते हो शॉल को इस तरीके से खींच कर इकट्ठा कर लेते हो, तो एक हल्की चरचर चरचर सी आवाज आपको फील होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, सब बढ़िया चल रहा है, कार रुकती है, आप दरवाजा खोलते हो, नीचे उतरते हो, अब डोर बंद करने के लिए जैसे ही आप दरवाजे को टच करते हो, वहां पर आपको एक हल्का सा झटका फील होता है। तो ये सभी कहीं ना कहीं जो आपने झटके फील किए हैं, इनमें जिस चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रिक चार्ज को, व्हाट मेक्स द करंट फ्लो थ्रू वायर्स। फिर हम स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस, उनके कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, व्हिच इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मटेरियल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब ये जो चार्ज नाम का टर्म है, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन। मिस्टर फ्रैंकलिन ने कहा कि जो चार्जेस हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला चार्ज कहलाता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज कहलाता है नेगेटिव चार्ज। यदि एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जो बीचों बीच होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और दूसरे होते हैं न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, और उनके आसपास ऑर्बिट जो कर रहे होते हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। यदि हम एक एटम की बात करें तो एक एटम इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब है कि उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। पर यदि इस एटम को कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएं तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हम कह सकते हैं कि इस एटम पर अब जो चार्ज आएगा दैट विल बी नेगेटिव। पर यदि हम इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लें तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अब हम कह सकते हैं कि इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। सो दिस एटम विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हम सिर्फ और सिर्फ या तो उस एटम को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल सकते हैं। आप कभी भी प्रोटॉन्स को ना तो निकाल सकते हो ना ही आप इस एटम को प्रोटॉन्स दे सकते हो, बिकॉज प्रोटॉन्स आर इनिशियली बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, उन्हें नहीं निकाला जा सकता। जबकि इलेक्ट्रॉन्स को निकाला भी जा सकता है और ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर चार्ज की यूनिट्स की। सबसे पहले बात करें एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। सो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, which is denoted by letter capital C, and the CGS unit of electric charge is called electrostatic unit यानी कि ESU, या फिर इसे स्टैट कूलम भी कहते हैं। 1 ESU जो होता है that is equal to 1/3 into 10 की पावर -9 कूलम्स, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 कूलम जो होता है that is equal to 3 into 10 की पावर 9 ESU। There are some other units of the charge also, जैसे कि Faraday। 1 Faraday जो होता है that is denoted by capital F, 1 Faraday equals to 96500 coulombs। हमारे जो पावर बैंक्स होते हैं या जो मोबाइल फोन की बैटरीज होती हैं उनकी यूनिट जो होती है that is in mAh। तो that is the unit of the charge storage capacity of that mobile phone, या फिर उस हमारा जो पावर बैंक है उसकी। इनिशियली वैसे mAh के टर्म्स में हमें मिलती है, जिसमें m का मतलब तो होता है मिली और एम्पियर आवर दैट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज। मतलब यदि आपके फोन की कैपेसिटी है 5000 mAh, तो एक्चुअली में अगर देखें तो मिली जो है दैट इज 10 की पावर -3, तो ये इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज जस्ट 5 एम्पियर आवर, और जो 1 एम्पियर आवर होता है दैट इज इक्वल टू 3600 कूलम्स। तो चलिए चार्जेस तो समझ में आ गए कि भाई दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। नाउ अ बिग क्वेश्चन अराइजेस, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है? तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तीन तरीके हो सकते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं सबसे पहला तरीका विच इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करें तो आपने अपने स्कूल लाइफ में कभी ना कभी ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा, जिसमें आपने अपने ये स्केल को
बढ़िया तरीके से ऐसे बालों से रब किया होगा। और मैंने यहाँ पर प्लेट में कुछ टिश्यू पेपर के टुकड़े इकट्ठे किए हुए हैं, और जैसे ही मैं इनको इनके ऊपर लेके आता हूं, सो व्हाट आई ऑब्जर्व इज कि ये टिश्यू पेपर इस स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इससे कुछ स्टिक भी हो गए हैं। तो इसमें हुआ क्या है, यहां पर जो हमने मेथड ऑफ चार्जिंग की बात की है, तो जब भी हमने दो बॉडीज को आपस में रब करा, यहां पर दो बॉडीज कौन सी हैं, तो मैंने कहा एक तो है ये स्केल और दूसरी बॉडी है मेरे हेयर्स। तो जब भी मैंने स्केल को अपने हेयर्स से रब किया है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। इस तरह का मेथड ऑफ ट्रांसफर कहलाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और फिर इसके बाद ये स्केल अब चार्ज हो चुका है, और ये न्यूट्रल पेपर पीसेस जो कि बहुत ही हल्के हैं, इन न्यूट्रल पेपर पीसेस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो अभी हमने जैसा देखा कि दोनों में से वो बॉडी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, उस पर चार्ज आता है नेगेटिव, और वो बॉडी जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव। सो हियर इज अ लिस्ट of positive and negative charges acquired when two bodies are rubbed against each other। तो ये वाली एक टेबल को आप ध्यान रख सकते हैं। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से आप सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि यदि किसी कंडक्टिंग चीज को आपने पकड़ के अपने बालों से रब किया भी, तो उस पर जो भी चार्ज आएगा वो तुरंत आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। तो यदि हमें कंडक्टर्स को चार्ज करना है, तो उसके लिए हमारी है सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग, विच इज चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो हमने यहां पर ले ली है एक मेटल बॉल। दिस मेटल बॉल इज प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड पर हमने इसे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यदि इस पर कोई भी चार्ज आता है तो वो अर्थ ना हो जाए। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आता हूं, और उसे इस रॉड से या इस रॉड को मैं इस बॉल से टच करता हूं। तो होगा ये कि ये रॉड चूंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और कोई भी बॉडी जो चार्ज स्टेट में होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उचक कर इस बॉल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो होगा ये कि अब इस बॉल के ऊपर कुछ एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस बॉल हैज एक्वायर्ड अ नेगेटिव चार्ज। अब यदि आप मान लीजिए इसी में आप एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस बॉल से टच करते हैं, तो ये रॉड में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कुछ हद तक स्टेबल होने के लिए इस बॉल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेगी। अब चूंकि आपकी बॉल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए गए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम हो चुके हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस बॉल एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। अब तीसरा एक तरीका और होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन से पहले अपन इंडक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। तो अब मैंने यहां पर एक मेटल बॉल ली है, उससे थोड़ी दूरी पर मैंने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड रख दी है, पर ध्यान रहे मैं इस रॉड को इस बॉल से टच नहीं करूंगा। अब चूंकि इस बॉल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस वाले रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को देखकर दूर भागेंगे, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब जितना दूर हो सके उतनी दूर भाग लें इस नेगेटिव से। तो होगा ये कि इस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो अब हमें ये वाला रीजन पॉजिटिव दिखाई देने लग जाएगा। अभी इस बॉडी पर चार्ज नहीं आया है। अगर मान लीजिए आप इस रॉड को यहां से हटा भी लेते हो, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो अपने यहां चले गए थे वो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। आपकी बॉल अभी भी न्यूट्रल की न्यूट्रल ही है। तो एक ही बॉडी में दो अलग अलग चार्जेस का इस तरह से स्प्लिट होकर दिखने लग जाना कहलाता है इस बॉडी में चार्जेस का इंड्यूस हो जाना। अब यदि मैं चाहता हूं कि इस बॉडी पर कुछ चार्ज आ जाए, तो मैं एक काम करता हूं, इस बॉल को यहां पर अर्थ कर देता हूं। दिस इज द सिंबल फॉर अर्थिंग। मतलब यदि आपने अगर इस बॉल को उंगली से भी टच कर दिया है एंड यू आर कनेक्टेड टू द अर्थ, तो हमने इस बॉल को अर्थ कर दिया है। अब होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो इस नेगेटिवली चार्ज रॉड से दूर भागना चाह रहे थे, इनको तो पीछे एक बढ़िया सा दरवाजा खुल गया भागने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पहुंच जाएंगे अर्थ में। अर्थ इज अ वेरी गुड कंडक्टर, आप इसको जितने चाहे इलेक्ट्रॉन्स दे दो, जितने चाहे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स ले लो, ये कतई बुरा नहीं मानती। ठीक है, तो अब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उतर कर चले गए नीचे। अब इलेक्ट्रॉन्स की हो गई डेफिशिएंसी। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इस अर्थ को यहां से डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम इस रॉड को यहां से हटा देंगे, एंड फाइनली हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी बॉल पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। यदि आपने रॉड को पहले हटा लिया और अर्थिंग को लगे रहने दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन जो इस बॉल को छोड़कर अर्थ में चले गए थे वो वापस लौट आएंगे।
तो इसीलिए पहले अर्थिंग को हटाया, फिर रॉड को हटाया, फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल। अच्छा, यदि मान लीजिए हम इसी चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आते हैं इस बॉल के पास में, और फिर हम इसके पास लाएं, तो अब इस वाले रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये बन गया हमारा नेगेटिव का रीजन, और इस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी के कारण हमें पॉजिटिव चार्ज दिखने लग जाएगा। अब कनेक्ट करते हैं अपन इसे अर्थ से। अर्थ से जैसे हमने इसे कनेक्ट किया, अर्थ में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं छोटे मोटे, उनको क्या नजर आ रहा है? तो हम कहेंगे भैया उनको तो नजर आ रहा है इस बॉल का पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अर्थ से निकलकर इस बॉल में एंटर कर जाएंगे। फिर वही बात कि यहां से अर्थिंग को हटाओ, फिर यहां से रॉड को हटाओ, फाइनली हमारे पास एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली बॉल है जिस पर चार्ज कैसा है? हम कहेंगे इस पर चार्ज नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे यहां पर चार्जेस की, किस तरीके से हम चार्जिंग कर सकते हैं उन मेथड्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्जेस का पॉजिटिव या नेगेटिव उनका नेचर बताता है, उनका साइन नहीं बताता। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब यदि आप नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस को अगल बगल में रख लें सो दे विल रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस को अगल बगल में रख लीजिए तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। जबकि यदि आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को रख लेते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अच्छा, तो हमने अभी यहां दो बातें सीखी। पहला तो ये कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने ये बात भी सीखी कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो अनचार्ज पीसेस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब यदि दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि दोनों अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या बॉडीज हैं। हो सकता है कि एक चार्ज हो और दूसरी न्यूट्रल हो, पर यदि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो बिल्कुल हम बता सकते हैं कि हाँ, दोनों बॉडीज चार्ज्ड हैं और दोनों पर जो चार्ज है वो सेम नेचर का है। इसका मतलब ये कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या नहीं है इसका फैसला अट्रैक्शन से नहीं किया जा सकता, हम सिर्फ और सिर्फ रिपल्शन से कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक बॉडी है, इस पर इनिशियली मैं प्लस में 2 कूलम चार्ज देता हूं, फिर मैंने इसको दिया माइनस में 3 कूलम चार्ज, फिर मैं इसको दे देता हूं यहां पर प्लस में 5 कूलम चार्ज। तो यदि अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस बॉडी पर कितना चार्ज मौजूद है, तो आप कहेंगे एक काम करते हैं सर, सारे चार्जेस को हम ऐड कर देते हैं। तो मतलब कि +2 +5 -3, यानी कि इस पर जो नेट चार्ज निकल कर आया दैट इज प्लस में 4 कूलम। तो यदि मुझे किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो मैंने कहा द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट, ईच टेकन विथ इट्स प्रॉपर साइन। सबको उनके प्रॉपर साइन के साथ ऐड कर दीजिए, उससे आपको उस बॉडी पर मौजूद जो भी नेट चार्ज है उसका पता चल जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहती है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब यदि आपने किसी भी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी से रब किया है, तो यदि इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आया है तो दूसरी बॉडी पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज जरूर आएगा, सो दैट दोनों के यदि अपन चार्जेस को ऐड करें तो सम इनका आ जाएगा कितना? तो हमने कहा 0। मतलब देयर इज ऑलवेज अ साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये है हमारी पास की पांचवी प्रॉपर्टी। तो अब बात करते हैं चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक मिठाई वाला था ऑब्वियसली मिठाई बेचता था। ठीक है, तो त्योहार का समय था, मिठाई वाले का बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। पर मिठाई वाले ने एक चीज ऑब्जर्व की कि लंबी लंबी इतनी भीड़ लग रही है मेरे पास कस्टमर्स की, पर मेरा ज्यादातर समय जो है वो मिठाइयों को तोलने में चला जाता है, जिस कारण से लोग भीड़ देखकर लौट जाते हैं दुकान से। तो उसने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक छोटी सी तरकीब निकाली। वो क्या? उसने मिठाइयों के 250-250 ग्राम के पैकेट्स बना दिए। 250 ग्राम्स के उसने पैकेट्स बना दिए। अब कोई आता था कि भाई 250 ग्राम मिठाई चाहिए, तो एक पैकेट उठाते थे उसको दे देते थे। किसी ने बोला आधा किलो मिठाई चाहिए, तो 250-250 ग्राम के 2 पैकेट्स उठाए और ग्राहक को दे दिए। किसी ने बोला कि मुझे 600 ग्राम मिठाई चाहिए, तो नहीं, मना कर दिया कि नहीं भाई, या तो 500 ग्राम मिठाई मिल सकती है या फिर इसके बाद सीधे 750 ग्राम मिठाई मिल सकती है। कोई आया कि मुझे 200 ग्राम चाहिए, तो नहीं, हम तो मिनिमम 250 ग्राम मिठाई ही बेचते हैं। कोई ग्राहक आया कि 1 किलो मिठाई चाहिए, तो लो 4 पैकेट्स दे दिए।
हो गया इस तरीके से। तो उसका तोलने में समय बचने लग गया, जिसके कारण ग्राहकों की ज्यादा भीड़ नहीं होती थी और उसका धंधा और बढ़िया स्मूथली चलने लग गया। तो उस मिठाई वाले ने मिठाइयों के पैकेट्स बनाकर उस मिठाई को क्वांटाइज कर दिया, जिसका उसने नियम बनाया कि इस मिठाई को और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। हम 250 ग्राम ही मिनिमम अमाउंट है या मिनिमम क्वांटिटी मिठाई है जिसको हम बेचेंगे, इससे कम मिठाई हम नहीं बेचते। इसी तरह से किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज मौजूद है इसकी रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती। जो सबसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज एग्जिस्ट करता है, विच इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यदि किसी भी बॉडी पर हम बोलें कि कितना मिनिमम चार्ज पॉसिबल हो सकता है, तो हम कहेंगे वो हो सकता है भाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इतना ही चार्ज पॉजिटिव में होगा, और यदि आपने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इतना ही चार्ज नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो मिनिमम चार्ज की वैल्यू तो फिक्स हो गई। अच्छा, इससे ज्यादा कितना चार्ज पॉसिबल हो सकता है, तो हम कहेंगे कि देखो, अगर हमने बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो उस पर चार्ज आया था माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो चार्ज हो जाएगा कितना, तो हम कहेंगे 1.6 का डबल कर लें तो माइनस में 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आप किसी बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, आप कभी उस बॉडी को 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तो मतलब यह कि 1.6 के बाद सीधा जो चार्ज पॉसिबल है वो है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कोई बोलता है कि मुझे एक ऐसी बॉडी दो जिस पर चार्ज हो 2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के बाद इमीडिएटली जो अगला पॉसिबल चार्ज है दैट इज 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, वेयर Q इज द टोटल चार्ज on the body, N is the number of electrons and N must always belong to an integer value, और E जो है that is the charge on electron जिसकी वैल्यू हमें पता ही है that is 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमें इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस मे बी पॉसिबल ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास 4 यहाँ पे केसेस हैं, हमें एक एक करके ये जज करना है कि ये वाला चार्ज बॉडी पर पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अभी हमने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा है दैट इज Q इक्वल्स टू NE। ये चारों वैल्यूज हमें Q की दे के रखी हुई है, E की वैल्यू हमें पता है, इससे अपन N की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि N की वैल्यू हमें इंटीजर मिल जाती है तो वो चार्ज पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। चलिए पहले केस में देखें तो स्मॉल n की वैल्यू लिखेंगे अपन Q अपॉन E, यानी कि 5.4 इंटू 10 की पावर -19 दिस डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इससे ये हो गया कैंसिल आउट, इसे आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3.375 विच इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू। तो हमने कहा नहीं, ये चार्ज तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड में n की वैल्यू that is 3.2 into 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 की पावर -19। हाँ जी, बिल्कुल ये पॉसिबल है, इंटीजर वैल्यू आ चुकी है 2। थर्ड केस में बात करते हैं, स्मॉल n की वैल्यू निकालें तो ये आएगा 12.8 into 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारा 1.6 into 10 की पावर -19। इसे आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी इसकी 8। तो बिल्कुल ये भी चार्ज पॉसिबल है, ये भी चार्ज पॉसिबल है। चौथे केस में देखें n की वैल्यू तो ये आएगी हमारी 2.4 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे आप सॉल्व करें, ये आएगा 3 और ये 2 और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 3/2 इंटू 10 यानी कि 15 विच इज अगेन इंटीजर वैल्यू। तो ये वाला चार्ज भी पॉसिबल है। तो आज की इस क्लास में हमने बात की है चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, जिसमें कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में हमने यहां पर डिटेल में बात की है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में।